क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 12 फरवरी का करंट अफेयर। ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में और प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ को जोड़कर। ठीक, तो इसके आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए, विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट से क्या टॉपिक से रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने लागू करने के संबंधी याचिका उच्चतम जो आपका न्यायालय है उसमें खारिज कर दी गई है। इंडिया यूक्रेन का एग्रीमेंट क्या हुआ है अभी, और इंडिया और चाइना के बीच में न्यू डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है ईस्टर्न लद्दाख में, उसको भी देखेंगे क्या बात करता है। और यूएई का मार्स मिशन, ठीक, होप मिशन नाम से है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नासा और जो है चाइना के सेटेलाइट से जोड़कर भी। ठीक है, तो आज का देखिए जो हमारा इम्पोर्टेंट डे है वो क्या है, इंटरनेशनल डार्विन डे और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और डार्विन दिवस। डार्विन ने क्या बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, और आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहते हैं कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का हमारा जो है पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। नए पेड ग्रुप हैं, जल्दी ज्वाइन करिए, समय है कम, और जल्द से जल्द ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप में पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। देखिए, समझ लेते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। देखिए, यहाँ पे सेंटर ने, जैसे मैंने पीछे आप लोग के साथ ये साझा किया था इससे रिलेटेड, कि इन्होंने कहा था कि भैया जब ये स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है कि जब कोई मियाँ बीवी आते हैं, ठीक है, मैन आ गए और फीमेल आ गए, वो अपना बताते हैं कि भैया हमें शादी करनी है, तो उससे पहले उनको नोटिस देना पड़ता है। ठीक, समझिएगा पूरा कॉन्सेप्ट और कंटेक्स्ट पहले बता चुका हूँ, इसलिए सीधे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो नोटिस देना पड़ता है, इस नोटिस में 30 दिन पहले, ठीक, शादी से 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। मतलब आज दिया तो आज के 30 दिन के बाद शादी होगी, कि भैया पब्लिक नोटिस होता है ये। और इसको किसको देते हैं, ये देते हैं मैरिज ऑफिसर को। और मैरिज ऑफिसर जो है फिर इसको जो है रखे रहता है जब तक कोई आके इस 30 दिन की अवधि में कोई आके जो है कोई मतलब शिकायत और कुछ ना करे, तो ठीक, तो फिर ये लोग शादी कर सकते हैं, अन्यथा जो है फिर इसकी मतलब जांच वाच करी जाती है, सारी बात है। तो इसका मेन मोटिव यही है कि जो लोग मान लीजिए इंटर कास्ट भी इसी के अंतर्गत होती है, मैरिज इंटर रिलीजन भी होती है, तो ये होता है कि भैया कोई इंटर रिलीजन करा रहा है या तो ज़बरदस्ती हो सकता है कन्वर्ट करा के करा रहा हो, या फिर इंटर कास्ट हो रहा है तो ज़बरदस्ती कुछ किया जा रहा हो। तो 30 दिन का बफर पीरियड है कि भैया पब्लिक नोटिस दिया गया, कोई आके जो है सगा संबंधी या जो भी है वो आके इसमें अपनी मतलब कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ठीक, तो एक पिटीशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में, सॉरी, कि ये जो नोटिस पीरियड है ये हटा दिया जाए। ठीक है, अब क्या न्यूज़ में आया है, यही न्यूज़ हम लोगों ने पीछे कवर करी थी पूरी। अब न्यूज़ में क्या आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया ये नोटिस हटाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये नोटिस हटाने से नुकसान ज़्यादा है और इसको खारिज कर देना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट के सामने अपील करी गई है। ये है सारी बात। ठीक, सेंटर ने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया है कि भैया ये जो भी नोटिस दिया जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत मैरिज रजिस्ट्रेशन पहले, इसको नहीं हटाना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसके पीछे जो है ये पर्पस जो है ये यही है कि कई सारे जो है सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये जो नोटिस वाली चीज़ है विभिन्न पक्षों के हित के पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यानी कीप एडिक्वेट सेफगार्ड्स टू इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ठीक, दो मेल फीमेल हैं, उनके उनके फैमिली है, बहुत लोग हैं, सबके लिए 30 दिन का ये इन्होंने देखा है कि ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसमें ये कह रहा था पिटीशन जिसने डाली थी कि जो सेक्शन 6 और 7 है उसको हटा दो, लेकिन ऐसा अब जो है इसको मुश्किल है। 30 दिन का टाइम होता है इसमें, इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलेशन मैरिज जो भी कर रहे हैं इंटर रिलीजन वाले, तो ये आपका जो है 30 दिन का नोटिस देना पड़ता था। अच्छा, जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान है आपके स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, उसमें सेक्शन 4 जो है वो क्या कंडीशन लगाता है कि भैया इट सेज नाइदर ऑफ द पार्टी शुड हैव ए स्पाउस लिविंग। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 4 है
ये स्पेसिफिकली आपको ये कह रहा है कि क्या शर्तें होनी चाहिए कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि किसी का भी जो है पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, स्पाउस नहीं होना चाहिए, ठीक, जब शादी कर रहे हैं। तो उसके बाद ये है कि कैपेबल ऑफ, मतलब दोनों ही लोग जो है अपना कंसेंट भी दे सकते हो, यानी कि एडल्ट होने चाहिए, इतने छोटे नहीं होने चाहिए, और जो है डिसीजन लेने के अपने जो है उनकी ताकत भी होनी चाहिए, ठीक। आसान भाषा में एकदम बता रहा हूँ, पूरा समझते आइए ताकि जो है कोई भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक। चाहे आपके मेंस में क्वेश्चन पूछ ले इससे रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तब भी आप पूरा लिख लो, चाहे तो प्रीलिम्स में, क्योंकि अब देखो यूपीएससी तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, तो उसमें जो है ये पूरी स्टेटमेंट दे देगा, तब भी आप लोग कर लोगे, ठीक। छोटे जो एग्जामिनेशन है आपके यूपीपीएससी और ये सारे जो है बीपीएससी, इसमें ऐसे क्वेश्चन आने मुश्किल है, बट अब ये भी यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है पूछ ले यहाँ पे भी, ठीक। बहुत जो पार्टी है जो भी तीसरा स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए दोनों में ये कहता है कि जो भी पार्टियां हैं मेल फीमेल, उनके अपने जो रिलीजन है उस समय, ठीक, तो उसके हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से जो है मना नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदुओं में क्या होता है कि चाचा की लड़की या मामा की लड़की या लड़के पे शादी नहीं करते, लेकिन मुस्लिमों में कर लेते हैं। समझना मेरी बात, जो फैक्ट वो बता रहा हूँ मैं खाली, इसमें कोई भी रिलीजन से मेरा कोई भी वो नहीं है, सिंपल जो चीज़ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फीमेल मान लो हिंदू रिलीजन से है, तो उसके यहाँ अगर ये चीज़ मना है कि मामा मामा शादी करने हुए या फिर इस तरीके से, तो इनके यहाँ ये मतलब जो ये नहीं फोर्स कर सकते, ये वाली बात है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, ब्लड रिलेशन, लेजिटिमेट और इलीगल जो भी रिलेशनशिप है, अगर आपका जो भी रिलीजन है अगर वो मना करता है तो आपको नहीं करना है, ठीक है, शादी आप नहीं कर सकते हो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद जो है 21 साल का लड़का होना चाहिए, 18 साल की लड़की होनी चाहिए कम से कम। और इसमें जो है विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रक्रिया क्या होती है, अब ये सेक्शन 6 और 7 के बीच में आ गए कि भैया जो दोनों पार्टियों में से कोई एक जो है नोटिस देगा पब्लिक की मैरिज ऑफिसर को, और ये बताएगा कि मैरिज करना चाह रहे हैं। अगर 30 डेज के अंतर्गत कोई आके अपना कंप्लेंट वम्प्लेंट या फिर कोई करता है तो फिर उसको जो है कुछ उस पर बात चलेगी, अदरवाइज जो है वो लोग शादी कर सकते हैं। इफ़ सर्टेन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्शन आके कर रहा है तो मैरिज ऑफिसर इस पर इंक्वायरी करता है और वो डिसाइड करता है कि भैया मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये वाला एक्ट जो है आपका 1954 में आया था। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारा, एक आपको बस क्वेश्चन थोड़ा वैल्यूडेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, वो है 44वें आर्टिकल में अपने हिंदुस्तान के संविधान के डीपीएसपी में। और जब शुरुआत में क्या हुआ था, हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश करी थी आपके बी आर अम्बेडकर जी ने, और उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो ये आ नहीं पाया था, तो अलग अलग कुछ फिर बिल लॉ लाए गए थे, पूरा एक कोड ना लाकर अलग अलग लॉ लाए गए थे कि कैसे सुधार किया जाए। तो उसमें से एक सुधार जो हिंदू कोड बिल में जो पास नहीं हो पाया था, वो बाद में आया आपका विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत, ठीक, कि भैया इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज हो सकती है, और ये अलाउ करती है कि दो जो इंडिविजुअल हैं वो लॉफुली जो है अपनी मैरिज को सिविल कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकते हैं, और इसमें कोई भी रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी एक महानुभाव ने जो है पिटीशन डाल दी थी, पीआईएल एक बहुत वो है। अच्छा बताइए आप लोग, अच्छा पीआईएल पे आज आप लोग को जो है नोट्स लिखने हैं पूरे पूरे, ठीक। आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत जो है इसको वो मिलती है, ताकत मिलती है पीआईएल की वो करने के लिए, ठीक। 13 हो गया और कई सारे हैं, तो आप लोगों को इसको पूरा जो है नोट लिखना है। आपका पीएन भगवती जो थे आपके सीजीआई, उन्होंने इसको बहुत बढ़ावा दिया था, ठीक। इस पर नोट लिखिएगा जरूर। इस पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में वो कह रहे थे कि भैया प्रेसिडेंट रूल लगा दो, एक महानुभाव थे, और इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत आप जो कह रहे हो कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, अच्छा प्रेसिडेंट रूल जो है अपने संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, समझना मेरी बात, ठीक। ये एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, इसको यूज़ करते हैं। 356 के अंतर्गत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो कह रहे हो उत्तर प्रदेश में लगा दिया जाए, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये खारिज कर दिया है ये वाली पीआईएल, ठीक। अब देखो आर्टिकल 356 जो है आपका ये कहता है कि भैया अगर किसी राज्य में जो हमारा संविधान है उसके अनुसार अगर कोई काम नहीं हो रहा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल
जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसमें यहाँ पे बाधित हो रहा है। और जो है इसमें क्या हो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि प्रेसिडेंट के जरिए वहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट को वो कर देगी, ठीक, प्रेसिडेंट रूल लगा देगी उस स्टेट में। इसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में भेज देते हैं, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और आपका जो गवर्नर है वो मतलब एक तरीके से काम करने लगता है, प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, स्टेट में काम करता है, ठीक। इसमें एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 365। इसमें क्या होता है कि गवर्नर जो है वो फोर्ट नाइटिंगली मतलब 14 दिन में जो है अपने वो भेजता है, रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को। अगर इसमें इसने कह दिया कि भैया यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो नहीं फॉलो हो रही है, तब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक, समझ में आ गया। इमरजेंसी वाला जो है हमारा एक जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे हमारे जो है पूरा एक वीडियो दे रखा है, उसको देख लीजिए तो रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे बोल दिया है कि भैया पिटिशनर बोला कि बहुत ज़्यादा किलिंग विलिंग हुई है और वीमेन के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एनसीआरबी का डेटा भी ये कहता है कि सबसे ज़्यादा किलिंग हुई, हाथरस में रेप और ये सब हुआ है, तो बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। और जिसकी वजह से वो लोग कह रहे हैं कि भैया ये पिटिशनर बोल रहा है कि जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दो। लेकिन एक चीज़ समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये पहले केस भी आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया है कि कोई प्रशासन, जैसे लॉ एंड ऑर्डर वाली बात है, जैसे इन्होंने बोला था कि काफ़ी क्राइम व्राइम हो रहा है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यानी कि राज्य में प्रशासन की जो है जिम्मेदारी है। प्रशासनिक कोई जिम्मेदारी अगर का नहीं फॉलो हो पा रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो पा रही है, मशीनरी नहीं फॉलो हो पा रही है, जिसके तर्ज पे आप ये कह रहे हो कि भैया प्रेसिडेंट रूल लगा दो, तो इसीलिए जो है इसको खारिज कर दिया गया है, ठीक, ये वाली बात है। और मतलब प्रेसिडेंट रूल क्या है आपका 356 में होता है, इसमें इम्पोज कर देता है प्रेसिडेंट, जो है कि उसको लगता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, वही वाली बात है, ठीक। इतनी बार मैं आपको बोल देता हूँ कि रिवाइज तो हो ही जाता होगा, आपको याद हो जाता होगा बल्कि, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाती है, केंद्र सरकार आपकी, और राज्यपाल जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य स्तरीय मंत्री परिषद का अस्तित्व, यानी कि राज्य में जो जो भी काउंसिल मिनिस्टर्स हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और स्थिति के दौरान विधानसभा जो है उसको स्थगित सस्पेंडेड जो है एनिमेशन में छोड़ देते हैं। टर्म जो है इसमें देखिए मैक्सिमम 3 साल हो सकता है, 6 6 महीने की अवधि में इसको बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने होगा, लेकिन मैक्सिमम 3 साल इसको जो है प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकते हैं, और उसके लिए इसको पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट को, ठीक। तो ये पूरा वाला आज आप लोग को ये करना है, इसको रिवाइज इमरजेंसी वाला हमारा वीडियो देखकर, ठीक। भारत और यूक्रेन के बीच में समझौता के बारे में देखेंगे। देखिए सिंपल सा है, यूक्रेन और इंडिया के बीच में डिफेंस के जो है हार्डवेयर का खरीद फरोख्त की बात चल रही है, और यूक्रेन से हम कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद रहे हैं, जो कैरियर जो आप एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं सॉरी, जो आपका जैसे ऐसा एरोप्लेन होता है ना जो माल वाल ढोता है, वो वाला, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, यूक्रेन से जो है रशिया की नहीं बनती है। मेन चीज़ बता दे रहा हूँ बस, पूरा पूरा इस न्यूज़ में क्या है। तो रशिया से नहीं बनती, तो रशिया जो है अपोज कर रहा है। अब हो सकता है आगे इंडिया को भी अपोज करे कि तुम भैया यूक्रेन से ये सब चीज़ें खरीदो फरोदो मत, ठीक है। और यूक्रेन की रशिया से इसलिए बनती है क्योंकि ब्लैक सी में, अभी दिखाऊंगा डायग्राम, एक क्रीमिया था करके था, ठीक है, उसको 2014 में अभी रशिया ने हथिया लिया, कब्जा कर लिया यूक्रेन का। और यूक्रेन जो है वो क्या है, थोड़ा सा वो चाहता है कि नॉर्थ अटलांटिक जो आपका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, जो कोल्ड एरा के टाइम पे था, शीत युद्ध के टाइम पे जो था, उसको ज्वाइन करना चाहता है, और रशिया से थोड़ा दूरी बनाना चाहता है, ठीक है। और इसलिए जो है काफ़ी इन दोनों के बीच में कशमकश चल रही है। और जो है क्रीमिया जो है वो इस दौरान रशिया ने खरीद वो भी कर लिया था, अपना कब्जा भी लिया, दुनिया कुछ नहीं कर पाई, 2014 की बात है, ठीक। और अभी इंडिया जो है जैसे जैसे डिफेंस टाइज हमारे बढ़ रहे हैं इनसे, यूक्रेन से, तो अब रशिया भी जो है अपोज कर सकता है, ये है सारी बात, ठीक। 4 एग्रीमेंट हुए हैं $70 मिलियन के। इसमें देखो, हाँ बस जो मेन मेन फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है AN 178 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये इंडिया खरीद रहा है। और कई सारे वेपन भी इंडिया ले रहा है यूक्रेन से, जैसे कि R-27 एयर टू एयर मिसाइल, ठीक। ये बस ये मेन चीज़ है। एम्बेसी हमने हमारे काफ़ी अच्छे इनके साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। 92 में हमने दूतावास बनाया क्यूब में, और उन्होंने न्यू दिल्ली में 93 में बनाया, ठीक।
और मिलिट्री टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट ये सब क्या वो हो रहा है। R27 एयर टू एयर मिसाइल है जो कि सुखोई 30 MK1 में हम लोग लगाते हैं, MKI में। और ये मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट बाय इंडिया जो है, इंडिया इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन में? दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स। 18,000 हमारे स्टूडेंट वहाँ रहते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल भी हैं जो फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, IT और इन सब में काम करते हैं। क्रीमिया जो पेनिनसुला था, प्रायद्वीप तो जो था, उसको कब्जा लिया था रशिया ने। और यूक्रेन वही नाटो की मेंबरशिप चाहता है। 2020 में यूक्रेन जो है इन्हांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर बन गया है नाटो का। अब इससे काफ़ी ज़्यादा जो है रशिया नाराज़ भी हो रहा है। उसको मतलब लग रहा है कि यार ये नाटो के जितना करीब जाएगा मतलब इसको जो है आपका USA का समर्थन मिलता रहेगा। और USA और रशिया तो हमेशा से जो है थोड़े से आपस में अच्छी नहीं रहती है उनकी, शीत युद्ध के टाइम से ही। ठीक, जब दो ब्लॉक थे USA और USSR। USA जो है कम्युनिस्ट सॉरी कैपिटलिस्ट था, यानी कि पूंजीवाद। और जो USSR जो है आपका क्या था? कम्युनिस्ट, यानी कि साम्यवादी। ठीक, इन दोनों आइडियोलॉजी के बीच में डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, इसीलिए इसको शीत युद्ध बोलते थे। किसी के थ्रू लड़ते थे, किसी प्रॉक्सी थ्रू, तो प्रॉक्सी वॉर भी बोलते हैं इसको। ठीक, रशिया जो है अब ये जब यूक्रेन जो बेच रहा है इंडिया को AN-32, तो रशिया हो सकता है आगे ऑब्जेक्ट करे जो भी जो है यूक्रेन से कर रहे हैं। ये वाला देखो मैप है, यूक्रेन, मालदोवा एक अलग सा छोटा सा कंट्री है यहाँ पे। ये क्रीमिया है जिसको कर लिया, कब्जा लिया USA ने, आपके रशिया ने। ब्लैक सी में स्थित है, सी ऑफ अजोव भी यहीं पे इसके पास में है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये नदी कौन सी आ रही है? डिनीपर। ये रशिया इसके देखिए बस जुड़ा हुआ है, बॉर्डर कर रहा है। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है वो है पूर्वी लद्दाख, यानी ईस्टर्न लद्दाख में नया विघटन समझौता, यानी कि न्यू डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हो गया है। अब देखिए, जो लद्दाख वाली पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दे रहा हूँ ताकि आपको बस खाली फिर रीड करना हो। ठीक, ये वाला वीडियो अगर आप देख लेते हो ना तो आपको एक एक चीज़ जो है, कॉन्सेप्ट, फैक्ट सारा को पता चल जाता है। ठीक, फिलहाल तो ये जो है पूरा UPSC के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी वाले भी जो है देख सकते हैं, मेंस जो जिनको वहाँ पे लिखना है। ठीक, प्रीलिम्स और UPSC के प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कई सारे क्या हैं, फिंगर्स बनी हुई हैं। ये नदन, ये पोंगसो लेक है, पेंगोंगसो लेक। ठीक, पेंगोंगसो लेक है, ये ईस्टर्न लद्दाख में, समझना मेरी पूरी बात। और इसमें क्या हो रहा है कि चाइना वाले जो है यहाँ से आपके घुसते घुसते यहाँ तक आ गए, समझना। ठीक, इंडिया वाले इधर हैं, यहाँ पे कुछ LAC है, मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये बिल्कुल एक ऐसा नहीं है कि बाउंड्री खिंची हुई है, फेंसिंग वेंसिंग बनी हुई है। ये दोनों लोगों की सहमति पर कि हाँ भैया ये है। अब यहाँ से क्या हुआ है कि चाइना घुस के आ गया और 8 किलोमीटर वेस्ट में, जिस पे इंडिया ने विरोध जताया कि भैया, इंडिया ने कहा कि हमारे अनुसार ये LIC बता रहा हूँ, LAC थी। ठीक, ये वाली, तो तुम इसके अंतर मत आओ। ठीक, तो यहाँ पे जो है फिर दोनों लोग, इन्होंने भी अपने सोल्जर रख लिए, इन्होंने भी अपने सोल्जर बढ़ा लिए, टैंक वैंक सब रख लिए, एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी, सारा कुछ। ठीक, तो अब चक्कर क्या है कि यहाँ अब ये इसको जो एरिया है ये हो गया आपका नॉर्थ, इसको बोलते हैं नॉर्थ एरिया और साउथ ब्लॉक, इसी लेक का। ठीक है, इसलिए पूरी लेक है। तो अब इसमें यहाँ पे इसको जो है ये फिंगर जैसा दिखता है ना, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे, तो फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके है। तो यहाँ पे जो है इंडिया वाले, अब दोनों लोग जो है काफ़ी टाइम पिछले साल से जो है आपस में भिड़े हुए थे। ठीक, आपस में भिड़े हुए थे, ये इधर से और ये इधर से, दोनों लोग स्टैंड ऑफ बना हुआ था। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे डिसंगेजमेंट हो रहा है, धीरे धीरे अब ये लोग अपने अपने जो है वापस जा रहे हैं। ठीक, वापस जा रहे हैं। ये जो है अब अच्छी न्यूज़ है एक तरीके से कि ज़्यादा इस पर जो है हल्ला नहीं होगा। ऐसा किसने बताया है? राज्यसभा में राजनाथ सिंह जी ने बताया है अभी। ठीक, ये पूरी चीज़ है बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और यही लोग कहते हैं कि भैया अपने 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 ट्रूप्स हटा लो, अपने अपने दोनों लोग एक दूसरे जो है LAC को जो है रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे में घुसो नहीं, ये वाली बात है। एक तरफा जो है मत घुसो, ये चीज़ है। ठीक, आपका सिंक्रोनाइज्ड वे में अपनी अपनी वापस जगह पे जाएंगे 24 जनवरी को। ऐसा किसके इसके बीच में, कॉर्प्स कमांडर जो है चाइना और इंडिया के बीच में ये हुआ है एग्रीमेंट। ये है पूरी बात इसमें। और जो है मैपिंग अभी देखेंगे, नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स जो है पेंगोंग सो लेक के, वहाँ पे से चालू हो गया, पुलिंग बैक हो रही है, टैंक वैंक भी खींचे जाएंगे वापस।
और आपका जो है फिंगर 8 चाइना जो है अपने ट्रूप्स को नॉर्थ ब्लॉक बैंक पर जो है उनको टूवर्ड जो कहाँ तक फिंगर 8 तक आ गए हैं उनको वापस ले जाएगा। इंडिया भी धन सिंह थापा पोस्ट जो है फिंगर 3 पर वापस यहाँ तक ले जाएगा। अभी डायग्राम दिखाऊंगा तो एकदम समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने पहले समझाया उससे ज़्यादा। ठीक है। साउथ बैंक पे भी ऐसे ही सिमिलरली किया जाएगा, अभी नॉर्थ बैंक पे हो रहा है। ठीक है, दोनों पे ही आपस में भिड़े हुए हैं लोग। और धीरे धीरे जो है यहाँ पे साउथ बैंक पे भी जो अप्रैल 2020 में हुए थे उस पे जी काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन जो भी किया गया वो सब भी हटाया जाएगा। और आपका जो है कई सारी बात हुई चाइना इंडिया कॉर्प्स कमांडर के बीच में, तब ये सहमति बन पाई है। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहीं पे तो लड़ाई हुई थी हमारी पिछले साल मई में और स्टैंड ऑफ हुआ था। और अब जो है हम इसको इसलिए चाहते हैं कि यहाँ से वापस जाएं, एलएसी मेंटेन करें। मेन चीज़ यहाँ पे यही है। ठीक है। और 8 किलोमीटर डीप आ गए थे आपके चाइना वाले, इंडिया को ऐसा लगता है और है भी ऐसी बात। और स्ट्रेटजिक एडवांटेज जो है सर्टन, अब इंडिया ने भी क्या किया है जब ये सब चल रहा था तो चाइना को पछाड़ते हुए कुछ अच्छी सामरिक महत्व जो है रणनीतिक जो है जगह पर जो कुछ पीक्स ऐसी वहाँ पे ऑक्युपाई भी कर लिया इंडिया ने, तो ये अच्छा है। इंडिया के वो लोग बता रहे हैं दोनों के बीच में 3 सिद्धांत जो हैं बहुत ज़रूरी हैं अगर ये इशू को रिजॉल्व करना है कि भैया दोनों लोग एल ए सी को जो है एक्सेप्ट करें, रेस्पेक्ट करें, सारे जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं उनको फॉलो करें। और जो है जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाला ऐसे है आपका। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है वो सबके एग्रीमेंट जितने समझौते हुए हैं उनका जो है पालन करना चाहिए। और ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, नाइदर पार्टी शुड अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस को। जो भी स्टेटस को है उसको कोई भी पार्टी जो है चेंज करने की, एक तरफा चेंज करने की कोशिश ना करें। हर्डल्स क्या है कि भैया सबसे बड़ी हर्डल क्या है, ट्रस्ट नहीं है और कोई भी क्लैरिटी नहीं कि इंटेंट क्या है, सामने वाला क्या सोच रहा है। इरादे पर अस्पष्टता है और अभाव है विश्वास का। इसी की वजह से बार बार कोई अपना हटना नहीं चाहता, अपने ट्रूप नहीं हटाना चाहता, ये सारी बात है। और इसमें जो है कई बार ये हुआ है कि कई बार ऐसा लगा भी कि हाँ चलिए इंडिया ने अच्छे कदम उठाए तो चाइना को लगता है हो सकता है फिर आ जाएंगे। तो इसलिए जो है काफ़ी दिक्कत है, इसको ये एलएसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेंगोंग सो एरिया जो है साउथ चाइना और चाइना जो है अब अपने पुल कर रहा है बेस पर। देखिए अब ये जो डायग्राम है फिंगर 1, ठीक, 2, 3, आपका 4, ठीक है, स्टैंड ऑफ साइड यहाँ पे है ये वाली जो है। ठीक है, अब ये देखिए 8 से यहाँ तक घुसाया है, ये 8 किलोमीटर इंडिया बोल रहा है अंदर घुसाया है, ये बात है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएई जो वेस्ट एशिया और ये कहा जाता है कि एक जो है मोनार्की टाइप की जगह है और वहाँ पे मतलब इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना काम नहीं होता है अदर देन ऑयल निकालने के, तेल निकालने के अलावा जो है वेस्ट एशिया में देखा जाता है कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जो है प्रोग्रेस नहीं की जाती। लेकिन यूएई ने अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है और यूएई ने मार्स मिशन जो अपना चलाया था जिसमें देखो जापान से इन्होंने अपना लॉन्च व्हीकल जो है सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसको वो लेना चाहते थे कहाँ पर, मार्स के ऑर्बिट में। ठीक है, मार्स के ऑर्बिट में, तो ये चीज़ इन्होंने कर ली है, जापान से इनका ये उड़ा था सैटेलाइट। और ये बहुत ज़रूरी है, कभी वहाँ क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया से किया था, नहीं, जापान से किया था। और ये 5वें ऐसे कंट्री पहुँच बन गए हैं जो मार्स के ऑर्बिट में, ठीक है, अपना जो है उन्होंने सैटेलाइट पहुंचा दिया, ऑर्बिटर पहुंचा दिया। ठीक, ऐसा 5वां है। पहले कौन कौन, यूएस, आपका रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया कर चुके हैं। ठीक है, और ये क्या क्या क्या, क्या आपका करेगा, वेदर डायनेमिक्स जो है आपका मौसम विभाग जो है वहाँ पे देखेगा ऊपर की, जैसे एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर और लोअर एटमॉस्फेयर में देखेगा कि किस तरीके से हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान हो रहा है, मतलब जा रही है आ रही है, कैसे एस्केप हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेगा वेदर। फिर उसके हिसाब से वेदर का वो अनुमान निकाला जाएगा। ठीक, ये यूएई का पहला था और पहली बार में इन्होंने कर लिया है। और ये होप प्रोब बोलते हैं इसको, 7 महीने पहले चला था टनेगाशिमा, ये जापान जो है वहाँ से लॉन्च किया गया था। होप मिशन है, ध्यान रखना। इसी प्रकार जो है आसपास जो है अभी बताऊंगा आगे,
चाइना और नासा ने भी किया, उसके नाम भी ध्यान रखना, हो सकता है ये ना पूछे वो पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी है कलंतरी आदमी। ठीक है, इसके बाद क्या, यूएई ने जो है ये 5वां बन चुका है। इसकी 50वीं जो एनिवर्सरी थी कि जब इनके क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरात नाम है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो 7 जो इनके अमीरात हैं वो जो है यूनिफाई हो गए थे, एक साथ जुड़ गए थे, एकीकरण हो गया था। तो 50वीं वर्षगांठ थी, तो इन लोगों ने मतलब इस तरीके से टाइमिंग करी थी कि इसी दिन हो। और 2014 में इसकी शुरुआत करी थी, और कई सारे इनके जो है यूनिवर्सिटी, जैसे मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर तो है ही है, साथ ही बर्कली, अर्जोना, ये सारी यूनिवर्सिटी का भी इन्होंने मदद ली है। और इसमें मित्सुबिशी जो कि जापान का जो वो है, उसका H2A रॉकेट की इन्होंने मदद ली है। ठीक। चाइना का कौन सा उस समय मार्स मतलब इसी के आसपास जो है गया है मार्स पर, वो है आपका चाइना का तियानवेन 1। और यू नासा का क्या है, परसीवरेंस, ये ध्यान रखना। और मेन चीज़ वही है कि वेदर को देखना है, लोअर एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर बीच में कैसे वेदर का चेंज होता है जब हाइड्रोजन का एस्केप होता है, हाइड्रोजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है स्पेस में से। और अल अमल करके जो है पहला इनका ट्रू वेदर सैटेलाइट होगा, जो कि ऑर्बिट करेगा मार्स के प्लैनेट को। और ये मिशन इंस्पायर करेगा कि जो उनके यूथ हैं वो भी साइंस एंड टेक को में अपना कैरियर बनाएं। और सिर्फ तेल नहीं, अब ये लोग जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, काफ़ी अच्छी बात है। यूएई से इंडिया के काफ़ी अच्छे संबंध भी हैं। इससे इससे इसका इससे पता लगाया जा सकता है कि एक भव्य मंदिर का भी निर्माण यूएई में हो रहा है। ठीक, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। और देखिए लॉन्च हुआ, अर्ली ऑपरेशन क्रूज किया, फिर मार्स ऑर्बिटर जो इंसर्शन हुआ, धीरे धीरे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे घूमने लगा, ये चीज़ है। ठीक। तो इसके बाद हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे, जो हम लोग रोज सॉल्व करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कॉमन आई स्पीसीज। देखिए इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि शहतूत डैम प्रोजेक्ट से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए, यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत, ऐसे आप लोग देखिए, अगर आपको सही लग रहा है, पढ़ा है आपने तो सही लगाइए, नहीं तो करेक्ट इनकरेक्ट वाला लगाइए। करेक्ट पूछा है, इसके हिसाब से जवाब देना है। ठीक। लालंदर शहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, मतलब ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स को पूरा करेगा। और यह डैम काबुल रिवर पे बनाया जा रहा है, मैदान रिवर, जो कि एक सहायक नदी है काबुल रिवर, उस पे बनाया जा रहा है। किस पे बनाया जा रहा है, मैदान पर। तो क्या स्टेटमेंट सही है, तो देखिए इसमें तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और ये सेकंड मेजर डैम है जो कि इंडिया बना रहा है अफगानिस्तान में। इससे पहले कौन सा बनाया था, अफगानिस्तान दोस्ती डैम, सैलमा डैम बोलते थे इसको, 2016 में। ठीक। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, वो कई सारी चीज़ों से संबंधित है। यहाँ पे आप लोग को क्या देखना है, इनकरेक्ट वाला। पहला क्या है, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य जो है, सेंचुरी जो है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है, देखिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हिमाचल नहीं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेसा ऑर्किड सेंचुरी। ठीक, ध्यान रखना है इसका। ठीक। और ये वाला हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था, तो ये वाला तो आप कर ही लोगे। इंडिया का पहला जियो थर्मल प्लांट कहाँ पे बन रहा है, पावर प्रोजेक्ट पूगा विलेज में, ईस्टर्न लद्दाख में ही है, ये सही है स्टेटमेंट। इसके बाद क्या है, एक नई स्पेसीज मारी गोल्ड, ये जो है इसकी पाई गई है अर्का सुबह नाम से। ठीक। और इसको जो है किसने नेमिंग किया है, इसका इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि हिसार गत्था में है। तो देखिए पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और सेसा ऑर्किड सेंचुरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये नोटिफाई किया गया था नवंबर 1989 में। और किसके अंतर्गत, आपका देखो ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक, कंजर्वेशन, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक, ये सब किस में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं। एक कौन सा रह गया उसका नाम आप लोग को बताना है कमेंट करके। तो इसी तरीके से हमारा ये आप आज का जो है सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को प्लीज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक तो कर ही सकते हो यार, अगर और अच्छा लगता है शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
और अगर आप लोग को हमारा जो है पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जिसमें कि जैसे यूपीएससी एपीएफओ का है, आप लोग को टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाए एक ही जगह पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टडी मटेरियल मिल जाए और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाए, ताकि आप लोग सारा जो है पर्सनल गाइडेंस ले सके 1-to-1। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066089 पे। तो चलिए मिलते हैं फिर से कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।